हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है भाई साहब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अगर आप लोग 3 मार्च को पेपर देने वाले हो तो भाई साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन बताऊंगा। आज तक कोई नहीं बताया होगा, साथ में आपको पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो भैया 2022 का है, 825 BX कोड का है। तो भैया पूरा सॉल्यूशन दूंगा, भले ही वीडियो बड़ी बनाए, लेकिन भैया यहाँ पर बताना चाहूंगा भैया पासवर्ड जो है पीडीएफ का वो बीच में कहीं पर मिलेगा। तो भैया वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो भैया आप जानते हो 18 वर्ष। तीसरा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका नारा था? भैया बाल गंगाधर तिलक जी का। उसके बाद है चौथा, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? भैया 1914 ईस्वी को। याद रख लेना 1919 ईस्वी को काला कानून यानी रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये भी याद रख लेना, हो सकता है यही पूछ ले। पांचवा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भैया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भैया याद रख लेना न्यूयॉर्क में है। और अगर पूछ ले कि भैया विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहां पर है? तो भैया जिनेवा पर हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान देना जिनेवा में हुई थी, पर नहीं। ठीक है, आगे छठवां भैया भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हम जानते हैं महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद यहां पर आता है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों का नाम लिखिए। भैया यहां पर है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखना है। भैया तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित 2 दार्शनिक के नाम है मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर, याद कर लेना। उसके बाद आगे है भैया संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जल्दी बताइए, यहाँ पर ये दोनों विशेषताएं लिखी गई हैं। पहला भैया यहाँ पर है, संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य होता है। क्या भैया? संघीय शासन व्यवस्था जो होती है भैया, इसमें जो शक्ति होती है उसका विभाजन जो होता है आंशिक रूप से केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र में जैसे कि भैया प्रधानमंत्री कह लो, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। बिल्कुल सही बात है, स्वशासन भी होता है और साझा शासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या भैया सरकार चलाती है, आप लोगों को मालूम होगा, आई होप आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये और क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं तैयार कर लेना। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम। तो भैया 3 नेताओं के नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आजाद जी, और जो भी लिखना है आप लोग लिख लोगे, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, आंदोलन में भाग लेने वाले 3 नेता के आपको नाम लिखना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी जी थे और नेहरू जी भी थे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई क्या है, देखो मैं 3 यहाँ पर पूछा, कई बता दिया। अथवा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण। तो भैया वो हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि भाई प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारा क्वेश्चन पेपर का मैं आंसर बताते चला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वैश्वीकरण विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के विस्तार के माध्यम को प्रेरित किया करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, प्रेरित किया। उसके बाद भैया पहला यहाँ पर संचारी प्रक्रिया से लोगों में सूचनाओं का तीव्रगामी आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी के बारे में ही पूछा गया है ना, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। तो भैया सभी देशों को जोड़ना, एक मतलब सभी देशों को एक आप कह सकते हो धागे से जोड़ना, वही होता है भैया ग्लोबलाइजेशन। तो भैया इसमें होता क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, यानी विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की विस्तार का जो है वो विस्तार बढ़ता है ना, के माध्यम को प्रेरणा मिलती है। संचारी प्रक्रिया से लोगों में सूचनाओं का तीव्रगामी आदान प्रदान होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्माण और निर्यात करती हैं, है ना। मैंने आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताया ही भैया।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो एक से अधिक देशों में अपना निवेश करती हैं, अपना धंधा चलाती हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखो यहाँ पर आता है प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं भैया। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं, यही बस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं है, इसके साथ साथ भैया क्या है ना कि मेरे पास जितने भी ये क्वेश्चन पेपर, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों है कि भैया प्रजातंत्र की समझ क्या क्या चुनौती। सबसे पहले वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में भारत एक महान एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भैया क्वेश्चन में आ सकता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? भैया हमारा भारत देश है। इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की चुनौतियां पैदा हो गई हैं। क्या क्या भैया? पहला, राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित राजनीति करना, है ना, जाति पर आधारित। मैंने आपको बोला ही था जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जाति पर चुनाव इस समय ज्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक बहुसंख्यक दल होता है, एक बहुसंख्यक जाति होती है, तो वो सोचते हैं कि भैया एक जाति को हम नीचा दिखा देंगे, एक को बड़ा दिखा देंगे, जिससे होगा क्या कि भाई जो जाति ज्यादा है वो हमको वोट दे देगी। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है भैया, जाति पर ये लोग चुनाव करते हैं, इसीलिए देश का विकास यहाँ पर नहीं होता। ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भैया जाति पर अगर आधारित होगा इसमें, इससे किसी एक जाति का विकास होगा, बल्कि एक जाति का होगा दूसरे का नहीं होगा, तो भैया सीधी सी बात है देश का विकास नहीं होगा। और जो भी यहाँ पर करप्शन भी बढ़ेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भैया दूसरे जातियों का यहाँ पर कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो अपने अनुसार, देखो लिख सकते हो। दूसरा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है ना, तो ये आप अपने अनुसार लिख देना। ठीक है, उसके बाद है 6वां नंबर, पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है? भैया प्रजातांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है? भैया पारदर्शिता बिल्कुल आवश्यक है। कोई दो कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। सरकार हो या नौकरशाही, पार्टियां हो या गैर सरकारी, के प्रति जवाबदेही और पारदर्शी होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका होना चाहिए जनता के प्रति। अब भैया एक आपने RTI एक्ट पढ़ा होगा, उससे क्या होता है कि आप अपने सरकार से पूछ सकते हो कि आपका जो बजट है भैया वहां आप कहां पर खर्च किए, है ना। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन आपको अगर पता होगा। ठीक है, तो ये होता है लेकिन कोई करता नहीं है, बस पावर तो जनता के हाथ में है पूरी की पूरी यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। उसके बाद भैया यहाँ पर पहला है समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है। बिल्कुल सही बात है, सभी को समान अधिकार मिलते हैं पूरे देश में एक बराबर। दूसरा दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप धार्मिक भी बोल सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। ठीक है, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे 7वां है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर अर्थ, ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का उल्लेख किया है। क्या गतियों का नहीं, गतिविधियां होने चाहिए, का उल्लेख किया है। क्या क्या भैया? पहला, व्यापार का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह मतलब व्यापार जब बढ़ेगा, ठीक है, प्रवाह। ठीक है, यह प्रवाह 19वीं शताब्दी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा, श्रम का प्रवाह। इस प्रवाह में लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका श्रम का प्रवाह हो गया। दूसरा दोस्तों, तीसरा, पूंजी का प्रवाह। इस प्रवाह में अल्पसंख्यक एवं दीर्घ अवधि, ठीक है, के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दीर्घ अवधि के लिए। ठीक है, आप जानते हो भैया यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में, वो क्या है? पूंजी का प्रवाह ही तो है भैया। पूंजी आप किसी व्यक्ति को दे देते हो जिससे वो अपनी कंपनी चला पाए, और उस कंपनी में लाभ होगा तो फिर उसमें आपका शेयर बढ़ेंगे, आपका लाभ होगा, है ना, ये सारी चीजें। तो देखो जब आप सोचना स्टार्ट करोगे सामाजिक विज्ञान बिल्कुल आसान लगने लगेगी, और जब तक आप रटोगे सामाजिक विज्ञान कठिन लगेगी, ये लिख कर ले लो। जब तक रटोगे, जिस दिन आपने सोच लिया कि भैया मुझे केवल पढ़ना है और अपने से आंसर लिखने हैं, आपको सामाजिक विज्ञान भैया हलवा लॉलीपॉप जो भी बोलना है लगेगी। ठीक है, चलिए आगे है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। और फ्रांस की क्रांति में अब इसी में और जोड़ देगा, 7 नंबर में दे देगा, कुछ भी जोड़ सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बस। ठीक है, तो भैया फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी, कब भैया? 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। यह एक शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्च के कारण पूरा राजकोष खाली हो गया था। भैया जो लुई 16वां था वो फिजूल खर्च बहुत करता था, जिससे क्या हुआ? पूरा राजकोष खाली हो गया, पूरा राजकोष उसने खर्च कर दिया, और ऐसी हालत हो गई कि जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने
पर जनता ने विरोध किया। ठीक है, कर भार बढ़ाने के लिए नए कर जो है जनता पर लगाए गए और जनता ने फिर उसका विरोध किया। देखो थोड़ा सा वाक्य में गड़बड़ी हो जाए लिखने में तो आप अपने से भी सुधार सकते हो, भैया सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति, ठीक है स्थिति लिखा है, स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। ठीक है, तो ये हो गया भैया, जो जनता थी भैया उस पर ज्यादा कर लगाए गए, जनता आक्रोश हो गई, फिर उसने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लुई 16वां था भैया वो बहुत ही फजूल खर्च करता था, अपने ऐसो आराम में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था, देश चाहे बर्बाद हो जाए, इस जिसके कारण उसने अपने पूरे राज्य का राजकोष खाली कर दिया। ठीक है, 9वां है दोस्तों, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। भैया लोकतंत्र के लाभ यहाँ पर बताना है। एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखोगे लोकतंत्र से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चाहे आप जहां पर देखोगे लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं कहीं पर मिल ही जाएगा। तो भैया लोकतंत्र के बारे में पढ़ लो, लोकतंत्र क्या है, कैसे क्या सब समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, गूगल कर लो, गूगल बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, आगे यहाँ पर है भैया पहला, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है ना, बिल्कुल सही बात है भैया। मैंने आपको आरटीआई के बारे में पीछे बताया है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है आप आरटीआई लगा सकते हो किसी भी चीज़ से, किसी भी सरकारी अफसर से, आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से जवाब मांग सकते हो कि भैया बताओ इस पैसे को आपने कहाँ खर्च किया। अपने गांव के मुखिया से मांग सकते हो, बस मांगता कोई नहीं है, आप उसका पर्दाफाश कर सकते हो अगर वो घूसखोरी, दलाली या फिर ज़्यादा लूटपाट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही दिक्कत आती है भैया, धमकी, है ना। चलो कोई बात नहीं। दूसरा भैया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा और भी लिख सकते हो कि भाई सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई जो बड़े बड़े व्यक्ति थे उन्हीं को अधिकार मिलता था कि भाई ये लोग टैक्स देते हैं इसलिए यही लोग केवल वोट कर सकेंगे। लेकिन आजकल क्या है भैया, कोई टैक्स दे या नहीं, कुछ भी कैसा भी व्यक्ति हो उसके एक वोट की गणना हर एक व्यक्ति के एक वोट से ही की जाएगी। मतलब क्या है भैया, बिल्कुल समानता दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों तीसरा, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिससे सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है ना। तो लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है भाई, शासन व्यवस्था होती है जिससे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना। उसके बाद दोस्तों है 10वां, देख रहे हो संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह तुम्हें मिलेगा। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भैया मैंने आपको बताया था पीछे, संघवाद क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है आंशिक रूप से, वही भैया हमारा होता है संघवाद। संघवाद, ठीक है, तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य होता है। अब संघ, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है भैया, पहला यहाँ पर भारतीय संघ की एकीकृत संघवाद कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संघ की एकीकृत संघ को संघवाद कहा जाता है, एकीकृत संघ को, ठीक है, संघ को संघवाद कहा जाता है, एकीकृत संघ को संघवाद कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों दूसरा, कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है। जो कठोर संविधान है ये भी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान देना भैया, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपका बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसमें कि भैया क्या है यहाँ पर, ये कठोर संविधान बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत है, तो यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर है कठोर संविधान नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन पेपर दिया भी गया है, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया आप गलत पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं। भैया संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कठोर संविधान बता रहे हैं जो कि सबसे गलत बात है। यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, क्योंकि शक्तियों का तो यहाँ पर भैया बंटवारा किया गया है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं लोग, ठीक है, तो ये गलत बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है भैया कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है। उसके बाद भैया तीसरा है, संघात्मक संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। भैया बिल्कुल सिंपल है, नमक को इसीलिए इन्होंने अपना आधार बनाया क्योंकि नमक सभी व्यक्तियों की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने के लिए और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया। यह आंदोलन 1934 ईस्वी तक चलता रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के दमन से, ठीक है, भारतीयों के
दमन से दुखी गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। इस आंदोलन को गांधी जी ने चालू किया। ठीक है, किसने किया भैया? चालू किया गांधी जी ने। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। ठीक है, तो ये ध्यान देना, तो ये बार बार लिखा गया है, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो भैया पढ़ लेना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेंटेंस अपने से बना लेना। कहते हैं ना कि समझदार लोग एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि भाई उनके अंदर वर्ड होते हैं कि भाई हाँ इसके बाद यही शब्द आने वाला है, तो उनके अंदर आभास हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अगर आप एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, आप कह रहे हो भैया आप गलत लिखे हो, थोड़ा सा सेंटेंस में लिखने में दिक्कत हो गई, तो फिर ये गलत बात है। देखो ठीक है, ये नहीं करना चाहिए आपको। आगे, इस आंदोलन का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? सबसे पहला, इस आंदोलन के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की कठोर यातनाओं को सहना पड़ा। बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तो तोड़ दिया, लेकिन जो लोग इनके सहयोगी थे भैया वो क्या किए? ब्रिटिश सरकार, भाई सरकार तो गुस्सा होगी ही भाई, उसकी बात आप नहीं मान रहे हो, उसका अवज्ञा कर रहे हो, उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो, तो भैया सरकार तो दुखी होगी। अब सरकार दुखी होगी तो भैया उसने यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, तो लोगों को यातनाओं का सामना करना पड़ा। परंतु अपने संघर्ष से जो अनुभव उन्हें मिला वह अमूल्य था। भैया आप जब संघर्ष करोगे और जो अनुभव आपको मिलेगा वो आपको अमूल्य मिलेगा, उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे कोई आप गणना नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप ध्यान देना। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लोगों का ब्रिटिश शासन से विश्वास जाता रहा मतलब टूटता रहा, और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट होने लगे। बिल्कुल सही बात है भैया। इसीलिए गांधी जी बहुत चालाक नेता थे भैया, बहुत चालाक नेता। वो जानते थे कि भैया नमक एक ऐसी चीज है जिसको हम हथियार बना लें। क्यों? क्योंकि भैया ये हर एक व्यक्ति के पास होता है, हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और जिस चीज की जरूरत हर व्यक्ति को होगी भैया वो सबसे पावरफुल होगा। तो नमक को इन्होंने अपने शक्ति का आधार बनाया। बहुत ही चालाक नेता गांधी जी थे, बहुत ही चालाक। ठीक है, ये आप देख ही सकते हो, यहीं से इनकी चालाकी समझ में आ रही है। अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था महात्मा गांधी जी। एक डंडे के सहारे भले चलते रहे, लेकिन एक डंडे से पूरे देश को एकत्रित किया और देशवासियों ने अंग्रेजों को भगाया भैया। ठीक है, तो गांधी जी मेरे अनुसार बहुत ही चालाक नेता थे, बहुत ही बेस्ट नेता थे। उसके बाद भैया क्या है आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलाए जाने के साथ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फिर से जागृत हो गया। बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा गांधी जी ने चलाया क्रांतिकारी आंदोलन, एक टू बैक आंदोलन इन्होंने प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं, गांधी जी बेकार थे, क्योंकि जो जाति पर जो राजनीति करते हैं वो हमेशा ऐसे बोलते हैं। आप देखोगे भैया गांधी जी उस समय हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में फंसे रहे हों जिसके कारण वो कुछ ऐसे कदम उठाए जो आलोचना के हकदार बने, उनके लिए आलोचना के पात्र वो बन गए। भाई उस समय कोई मौजूद नहीं था, हो सकता है उनके सामने ऐसी परिस्थिति आई ही है कि भाई उनको खुद अपनी आलोचना स्वीकार करना पड़ा। क्यों? इतने बड़े नेता भाई इतना जल्दी से तो हार मानने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, आगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या थे भैया? असहयोग आंदोलन चलाने का क्या कारण था भैया? असहयोग आंदोलन मतलब भैया अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहायता ना देना, उनका सहयोग ना करना, वही आपका हो जाता है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों से ही स्थापित हुआ है और चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर में ब्रिटिश शासन धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मतलब भैया हम आजाद हो जाएंगे, खुद अपने देश में हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, अपना राज यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पर बोला गया है भैया। गांधी जी बहुत ही चालाक नेता थे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर जगह आपको समझ में आ रहा है भैया। असहयोग आंदोलन चला दिए भैया, अंग्रेजों का तुम सहयोग ही मत करो, क्योंकि भाई अगर कोई संसद चल पा रही थी, कोई आपकी कोर्ट कचहरी चल पा रहे तो वहां पर भारतीय ही तो एवाई लेवल थे, कोई पुलिस सेना थी उसमें भी भारतीय शामिल रहते थे, हर जगह भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट रहता था। पहले वो भारतीयों का यूज करके ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भैया वो क्या की, वो उसने भैया हर एक भारतीयों को फोड़ा फिसकाया, भारतीय राजाओं को आप जानते हो तुरंत मतलब फोर फिसका दिए। उसके बाद भैया उन्हीं पर वो कब्जा कर लिए भारतीयों का यूज करके ही, मतलब समझ रहे हो।
अब फिर गांधी जी ने सोचा अब इसी तरीके से हम इन्हीं भारतीयों का यूज करके इनको भगाएंगे ससुरों को, ठीक है। तो वही यहाँ पर काम गांधी जी ने किया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आता है इस आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो यहाँ पर भैया पहला, इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों ने अपनी नौकरी सरकार को लौटा देनी थी, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर गांधी जी ने बोला था। देखो यहाँ पर सिंपल है, आप समझो कि भाई गांधी जी ने असहयोग किया। असहयोग मतलब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना देना मेरे भाई। अब सहयोग नहीं कि मतलब भैया जो यहाँ पर नौकरी करते थे वो अपनी नौकरियां इंडियन जो थे वो सरकार को लौटा दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए, टीचर जो थे शिक्षक थे वो भैया अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाने जाना बंद कर दिए, और जो स्टूडेंट थे वो वहां पर पढ़ने जाना बंद कर दिए। भाई यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी अंग्रेजों की। अंग्रेज तो भाई हिल गए, समझ रहे हो, एक डंडे एक लाठी वाले मैं क्या कहूं उनको, ठीक है, मतलब मजाक में बोल रहा हूं लेकिन सच में मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है ऐसे शब्द बोलने से, क्योंकि वो एक महान नेता थी, ठीक है। तो भाई मैं क्या कहूं, लेकिन हाँ एक ऐसे व्यक्ति से भैया एक व्यक्ति से पूरी सरकार हिल गई है ना, समझ सकते हो, अंग्रेजी हुकूमत हिल गई मेरे भाई, जिसने खुद भैया इंडिया पर कब्जा कर लिया था, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर है भैया दूसरा, गांधी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की, है ना भैया, शौकत अली, है ना, तो ये ध्यान रखने ना। तीसरा, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई, जिससे क्या हुआ भैया, अंग्रेजियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। कौन कौन सी तीनों विशेषताएं होंगी भैया मेरे, तो यहाँ पर भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना के लिए बुनियादी है, बिल्कुल सही बात है, और यही तो हमारे संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है ना। आपने संघवाद पीछे पढ़ा कि नहीं, मैंने आपको पढ़ाया। अब उसके बाद मेरे भाई, भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन 3 विशेष सूचियों में किया गया। कौन कौन सी भैया, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और यहाँ पर अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, समवर्ती सूची ही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर भैया क्या है, पहला संघ सूची, इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मृदा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, मतलब जो राष्ट्र के महत्व के लिए हैं वो यहाँ पर दोस्तों इसमें शामिल किया गया संघ सूची में। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाते भैया, जिस पर ध्यान देना प्रधानमंत्री, हम क्या, ठीक है, जिस पर प्रधानमंत्री का कब्जा आप कह सकते हो। देखो उनका तो नहीं है, मैं मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भैया केंद्र सरकार का कब्जा होगा वहाँ पर आपकी आएगी भैया संघ सूची, यूनियन संघ सूची, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद भैया राज्य सूची, भैया राज्य से संबंधित होगी, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसमें पुलिस, ठीक है, पुलिस राज्यों के अंडर में आती है, आप जानते हो, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है ना, इस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, उसके बाद अवशिष्ट होगा, अवशिष्ट विषयों की सूची में ये विषय उभरे हैं, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपने समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा होगा, समवर्ती सूची में क्या होता है भैया, केंद्र सरकार है ना, केंद्र और प्लस दोस्तों क्या होता है भैया, राज्य। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भैया कानून बनाती हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई भी भेदभाव, कोई भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो भैया केंद्र सरकार की यहाँ पर बात मानी जाती है ना, केंद्र सरकार यहाँ पर बलशाली नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी भैया लोकतंत्र से रिलेटेड, क्योंकि हमारा देश खुद एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है। लोकतंत्र लोगों की सरकार है ना, बिल्कुल सही बात है, इसलिए लोकतंत्र व्यवस्थाओं से आर्थिक असमानता को कम करने की अपेक्षा की जाती है। विश्व के अधिकांश देश इस मामले में असफल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, भारत में भी बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता बढ़ रही है, आप जानते ही हो, कोई व्यक्ति 2-3 आदमी बहुत ही अमीर बन जाते हैं, कोई बहुत ही गरीब रह जाता है। तो अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुट्ठी भर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्से पाते हैं, है ना, कोई भी समुदाय जो होते हैं, और समाज के निचले हिस्से के लोग को काफी कम साधन मिलते हैं। वास्तविक जीवन में स्वतंत्र व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं, जहां लोकतांत्रिक सरकार के 50 वर्षों के बाद भी जनसंख्या का 26% अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहता है। हमारे मतदाताओं में गरीबी ज्यादा है, इसलिए कोई भी पार्टी
पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। सही बात है, हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले हैं यहाँ पर कि भाई हर एक व्यक्ति बराबर वोट दे सकता है, एक ही वोट काउंट होगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो कितना ही गरीब। तो भाई जो भी यहाँ पर सरकार होती है वो क्यों अपना यहाँ पर नुकसान करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोट लेने के लिए वो क्या करती है, छोटे छोटे लाभ देती है, छोटे छोटे फायदे देने की कोशिश करती है डायरेक्टली, है ना। तो ये होता है, एक तरफ से देगी एक तरफ से निकाल लेगी, तो कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन बस वही है ना भाई, मैंने बोला ना भैया, शिक्षा की कमी होती है, इसीलिए जाति पर आधारित चुनाव होते हैं। 15 दोस्तों, भूमि निम्नीकरण क्या है भैया, भूमि निम्नीकरण बिल्कुल सिंपल है, भूमि निम्नीकरण, ठीक है। पेड़ पौधे तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है ना, पेड़ पौधे तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है क्या भैया, भूमि आवश्यक है। प्राकृतिक पोषक तत्वों कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भैया जो भी चीज है पेड़ पौधे और फसलों के लिए जो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है भूमि में, वो चीज अगर कमी हो जाती है, प्राकृतिक पोषक तत्व, ठीक है, और इसीलिए उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। 16 है दोस्तों, खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य भैया, खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम को शामिल किया जा सकता है। ईंधन खनिज ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। बिल्कुल, खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है भैया, खनिज ईंधन क्या है, ऐसे ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप कई जीव जंतु दबकर मर गए थे, उनसे फिर अपघटित होकर भैया ये ईंधन बने थे, इन्हीं को बोलते हैं खनिज ईंधन, ठीक है। उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है भैया, उपभोक्ता इंटरनेशनल से आपको बोलने से ही समझ में आ रहा है, बना बना कर लिख दो। हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल उपभोक्ता डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के उपभोक्ताओं को कंज्यूमर राइट्स के प्रति जागरूक और सहज होना चाहिए, जिससे लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज आप उपयोग करते हो भैया तो धोखाधड़ी से बचो, थोड़ा सा अपने नियम को जानो, ठीक है, डरो मत। आगे 18 है मेरे भाई, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताना है। पहला, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल कम उगना, ये ज्यादा होता है क्योंकि भाई किसानों में गरीबी होती है, ज्यादा वो नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर रहती है ना, तो ये यहाँ पर है भैया। उसके बाद भैया क्या है, तीसरा, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर पाते, इसकी कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं। और आप लिख सकते हो, फिर से आ गई हमारी शिक्षा, हर जगह शिक्षा जुड़ी है, क्योंकि भाई कृषि करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है और किसान ज्यादातर शिक्षित नहीं होते, जिससे क्या होता है भाई, वो आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आधुनिक कृषि नहीं कर पाते हैं। तो भैया हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य ऐसी फसलों से है जो कृषि करने जिसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। भैया वाणिज्यिक कृषि का मतलब व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं, जिसका उपयोग भैया बिजनेस के लिए किया जाता है। किसके लिए भैया, बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन फसलों का तरह तरह के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भैया जो फसलें होती है जैसे गेहूं वगैरह तो खाने के लिए प्रयोग होती हैं, लेकिन कुछ फसलें होती है जो कि व्यापार के लिए उपयोग में आती है ना, तो ये होता है भैया, फसलों के तरह तरह के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह की फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं भैया, वाणिज्यिक फसल को ही व्यापारिक फसलें कहते हैं। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि प्रमुख फसलें हैं ना, गन्ना भी है, क्योंकि गन्ना का भैया कितना आप लोग खा लोगे गुड़ वगैरह बना के, भैया व्यापार के लिए ही प्रयोग की जाती है। उसके बाद कृषि के लिए वाणिज्यिक का स्तर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। उदाहरण, हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन ओडिशा में चावल एक जीविका फसल है। भैया क्या ओडिशा में चावल की ज्यादा डिमांड रहती है, चावल कम होता है, जिससे वहां पर केवल जीविका का है। तो हर एक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। 20वां है दोस्तों, भारत में तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ने के कोई 3 कारण लिखिए। भैया तृतीय क्षेत्रक का महत्व कैसे बढ़ा। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण, नगर निगम, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है ना। भारत में तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ने के लिए कोई 3 कारण यहाँ पर बताना है, ये हो गए। दूसरा, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी, ये एक हो गया। उसके बाद मेरे भाई हो जाएगा तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोगों की, तो कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे पर्यटन है ना, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। सही बात है ना, ये होता ही होता है।
जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, अमीर होंगे कोई व्यक्ति, तो भाई वो बोलते हैं हमारा निजी हर चीज़ होना चाहिए। उसमें क्या होता है भाई, पढ़ाई अधिक होगी, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। अस्पताल में दवा अच्छी होगी, सरकारी में नहीं होती, मतलब तरह तरह की यहाँ पर बातें होती हैं। 21 विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? ये यहाँ पर आ गया। इसका विश्व व्यापार संगठन का जो भैया इस कहाँ पर है मुख्यालय भैया, जेनेवा में है, ये ध्यान रख लेना। यानी इसको बोलते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है ना। वैश्विक नियमों का पालन करवाने के लिए देशों को मजबूर करता, नहीं तो फिर देश क्या है भाई, जो भी दूसरे देश होंगे अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे का हनन करने लगेंगे, तो वहां पर कंट्रोल करता है WTO, है ना। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार आसानी से, अनुमानित रूप से और जितना संभव हो उतना स्वतंत्र रूप से हो, है ना, स्वतंत्र रूप से हो, मतलब समझ रहे हो। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य आरंभ किया। तो ये देखो, इसका अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और आप इस तरीके से लिखोगे तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा फिक्स हो जाएगा। 22 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। भैया संसाधन के रूप में आपको मिट्टी के बताना है, तो भाई मिट्टी एक अमूल्य संसाधन है, सही बात है, जिसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मृदाओं पर खेती ही की जानी चाहिए, न कि निर्माण कार्य। मिट्टी, है ना, निर्माण कार्य मतलब समझ रहे हो भाई, जहां पर कृषि ज्यादा होती है आप देखोगे भाई वहां पर घर लोग बना ले रहे हैं, है ना, कोई भी निर्माण कार्य स्टार्ट कर दे रहे हैं भाई। जहां पर कृषि अच्छे से हो रही है वहां पर कृषि से रिलेटेड चीजें करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा भाई, वहां पर नहीं नुकसान होगा। दूसरी चीज, अगर हमें निर्माण कार्य करना ही है, कुछ भी कारखाने कुछ भी खोलना ही है अगर, तो भाई हम जंगली क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है ना। तो ये चीज है, क्योंकि जमीन ही तो लगनी है वहां पर। तो ये चीज आप सोच कर लिखोगे तो काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद भैया निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का फसल के अनुसार होना आवश्यक है। मिट्टी के भौतिक गुण उनके कणों की मात्रा, आकार, आकृति, विन्यास पर निर्भर करती है, ये ध्यान देना है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर देखो, किसी भी खाने पीने के लिए हमें उगाना ही पड़ेगा। देखो कोई भी व्यक्ति बिना खाए तो रह नहीं सकता, तो भाई वहाँ पर हमको क्या फसल उगानी ही पड़ेगी, है ना। उसके बाद भैया आगे है, रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। भैया इसको पढ़ के जरूर जाना। भैया ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे संगठित क्षेत्रक जो है भैया और असंगठित क्षेत्रक है। पहला यहाँ पर है जो संगठित क्षेत्रक है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं ना, संगठित क्षेत्रक। और उसके बाद भैया असंगठित क्षेत्रक जो है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, ठीक है, जस्ट उल्टा। भैया संगठित मतलब संगठित में है तो ये सरकार द्वारा क्या पंजीकृत होते हैं, असंगठित जो है सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। अब यहाँ पर भैया क्या बनाया गया था, श्रम कार्ड, है ना। तो श्रम कार्ड जो बनवाया गया था वो इसीलिए बनवाया गया था भैया जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर वगैरह हैं उनको संगठित बनाया जाए, है ना, उनको एकता में किया जाए, सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या भैया, लोग अपने फायदे के लिए बोल दिए कि सभी को बनवाना है ना, स्टूडेंट भी बनवा लिया। भैया स्टूडेंट को कौन सा श्रम करना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। तो भाई ये इंडिया है, कोई भी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जो बनाते थे उनको मिलता था पैसा, तो भैया उन्होंने बोल दिया और फिर पैसा भी लेते थे। देख रहे हो क्या क्या यहाँ पर होता है भैया, क्या क्या नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए बोलते हैं जागरूक होना बहुत जरूरी है। इनमें सरकारी नियमों, विनियमों का पालन किया जाता है, ठीक है भैया। संगठित क्षेत्रों में भाई सरकार के में पंजीकृत होंगे तो सरकारी नियमों का पालन किया ही जाएगा, और जो असंगठित है इसमें नहीं किया जाएगा भाई, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता। यह रोजगार की अवधि नियमित होती है, यहाँ पर भैया रोजगार की अवधि नियमित होती है, यह रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है भैया, ठीक है। उसके बाद सरकार यहाँ पर भैया संगठित में क्या, सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण है ना यह भैया। और यहाँ पर इसमें भूमि विहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं, है ना, असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं। तो ये ध्यान देना। उसके बाद भैया आगे है, विदेश व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। भैया बिल्कुल सिंपल है, विदेश व्यापार क्या है, 2 विभिन्न देशों के मध्य होने वाला व्यापार। तो 2 देशों के मध्य होने वाला जो भाई व्यापार है, 2 देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेश व्यापार कहते हैं।
जो देश माल को भेजता है उसे निर्यातक एवं जो देश माल मंगाता है उसे आयातक कहते हैं, मतलब इंपोर्टर, है ना। जो देश भैया अपने देश से सामान भेजता है किसी दूसरे देश को, वो क्या करता है, एक्सपोर्ट ही तो करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। और भैया जो मंगवाता है वो करता है इंपोर्ट। तो यही यहाँ पर बोला गया है भाई, निर्यातक यानी एक्सपोर्ट होता है, जो देश अपने देश से सामान देता है, और जो देश दूसरे देश से सामान लेता है वो भैया आयातक होता है, इंपोर्टर होता है। दोनों के बीच होने वाले आयात निर्यात को विदेश व्यापार कहते हैं। पहला यहाँ पर भैया विशेषता पूछा ना, इनकी तीन लाभों का वर्णन करना है। पहला भाई विदेशी व्यापार को परस्पर जोड़ने में सहायक है ना, विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने में भैया विदेशी व्यापार बहुत ही सहायक होता है। भी सही बात है, हर देश को अपने अपने लाभ की आवश्यकता होती है, हर देश को अपने अपने जरूरत की आवश्यकता होती है, तो हर देश किसी न किसी देश पर डिपेंड रहता है। जो हमारे देश में कुछ चीज़ नहीं है, जैसे हमारे पास ही ले लो भाई, जो चीज़ हम में नहीं है हम अपने पड़ोसियों में पा जाते हैं, तो इसी तरीके से जो चीज़ हमारे देश में नहीं हो रही है हम अपने देशों दूसरे देशों से पा जाते हैं। तो भाई विदेश व्यापार लंबे समय से विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने का प्रमुख माध्यम रहा है। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद भैया आगे है, देख सकते हो कितना मेहनत से लिखा गया होगा इतना पेज। तो भैया इसका पीडीएफ वगैरह फ्री में दे रहा हूं, तो कुछ तो आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, विदेशी व्यापार में उत्पादकों को अवसर प्रदान करना। तो भाई विदेश व्यापार जो है घरेलू बाजारों से देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में, है ना। जो देश घरेलू बाजार मतलब देश का बाजार, भैया देश के बाजार से बाहर मतलब विदेश व्यापार बाजार, तो विदेश बाजार में भैया क्या है, पहुंचने के लिए भैया उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है ना, ये विदेशी व्यापार। दूसरा भैया उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी बेच सकते हैं कोई भी चीज बनाकर, है ना। तो ये यहाँ पर उत्पादक मतलब भैया जो भी यहाँ पर उत्पाद करते हैं कुछ भी। उसके बाद तीसरा प्रतिस्पर्धा करने में सहायक, सही बात है, और जहां पर प्रतिस्पर्धा होगी भैया वहां पर फायदा कंज्यूमर का होगा, है ना, एट द लीस्ट मतलब अंत में, एट द लास्ट, है ना। आगे यहाँ पर भैया प्रतिस्पर्धा करने में जो सहायक है, विश्व व्यापार के तहत दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक बोलता है भैया ये चीज आप 5,000 में दोगे तो मैं ये चीज 4,000 में दूंगा, दूसरा सोचता है तुम 4 में दोगे, चलो मैं 3 में ही दे रहा हूँ। उससे क्या होता है, कंज्यूमर को फायदा, उससे क्या होता है, नई नई चीजें इन्वेंट होती है, नई नई चीजें की खोज होती है। नहीं तो भाई कोई भी चीज एक बिक रही है, बिकने दो ना, हमें क्या करना है भैया, हम तो भैया बैठे हैं भैया कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर खोपड़ी लगानी पड़ती है। खोपड़ी क्यों लगानी पड़ती है, ताकि मेरा माल भैया पसंद आए, दो लोगों को पसंद नहीं आएगा तो बिकेगा नहीं। तो यही सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा सोचोगे भैया, सामाजिक विज्ञान बिल्कुल आसान लगेगी, अब इसी को रटने लग जाओगे तो कठिन लगेगी, लेकिन अगर इसी को केवल पढ़ करके अपनी भाषा में उत्तर को लिखने की कोशिश करोगे तो आसान लगेगी। भैया लगातार 1 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूं, अब बस आपसे मैं एक मांग करता हूं। क्या मांग करता हूं भैया, प्लीज एक मांग मैं आपसे करता हूं। क्या करता हूं, वही भैया लाइक कर देना। लाइक कितना मैं कर देता हूं, कम से कम आशीष मांग लेते हैं आज बच्चों से 5,000 लाइक, जानता हूं आप लोग करवा दोगे। शेयर भैया कितना करोगे, कम से कम भैया 1,000 लोग कर देना, मतलब जो देख रहे हो कर ही देना बस, ठीक है। सब्सक्राइब भैया मेरे भाई कर देना सब्सक्राइब भी चैनल को। और मेरा टेक चैनल एक है, टेक चैनल भैया विकास यादव के नाम से है। क्या भैया, विकास यादव के नाम से। और मेरा जो ब्लॉग चैनल है विकास यादव ब्लॉग्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझसे कनेक्टेड हो सको। और मैं जल्दी अपने टेक चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मैं नहीं जानता। जाओ जल्दी से ठोंक बजा कर आ जाओ वहां पर भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, बोल देता हूं लेकिन देता नहीं हूं, लेकिन आज दे दूंगा, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।